एक लड़की दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि मुझे आपकी फियांसे होना चाहिए था महाराज। वो घुटनों पर बैठी हुई, चेरला आपके साथ नहीं जचती। मैं स्कारलेट आमान, बस मैं ही हूँ जो आपको चाहती हूँ महाराज, और जिसके पास आप रह सकते हैं। वो तलवार से उसकी गर्दन ऊंची करता है। सामने खड़े हैं महाराज। तलवार उसके कंधे पर रखता है। वो लड़की बेचारी रोती हुई बोलती रहती है, प्लीज़ मुझसे प्यार कीजिए महाराज। तभी एक आवाज़ आती है। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्लॉट है एक फैंटेसी रोमांस नॉवल का, जहाँ पर मेन लीड एम्परर कैलियर एक टिरेंट है, यानी कि बहुत ही जो खूंखार जैसा होता है। पर जब जैसे ही वो शेरला के प्यार में पड़ता है, वो एक कुत्ते के पिल्ले की तरह बिहेव करने लगता है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही क्यूट दिखने लगता है। और शेरला उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है, और ये छोटा सा सीक्रेट सब लोग सभी से छुपा के रखते हैं कि एम्परर शेरला की उंगलियों पे नाचता है, और ये नॉवल ख़त्म हो जाता है। वो लड़की तकिए में अपना रोने लगती है, बोलती है अरे तो क्या हुआ, वो बदल जाता है, वो तो स्टोरी के अंत में बदलता है। मैं तो नॉवल में आ गई हूँ और 20 साल की उम्र में मरने वाली हूँ, ऊपर से मैं उसकी फियांसे भी हूँ। ओ गॉड, अब मेरा क्या होगा। वो टेंशन में पूरी तरह से, क्योंकि वो स्कारलेट आमान बन गई है, एक ईविल कैरेक्टर जो कि जेलस थी और सबको परेशान करती थी, खासकर शेरला को जेलसी की वजह से। वो सोचती रहती है कि क्या है यार, मैं ही क्यों बनी हूँ। एक तो मैं मारी जा रही हूँ, ऊपर से उसके हाथों जो उससे मैं प्यार करती हूँ, शायद वो बीच में ही मर जाती है ना। वो सब सोचती रहती है। वो बोलती है अच्छा है कि अब तक नॉवल शुरू नहीं हुआ है, जो मेन प्लॉट है जहाँ पर वो मर जाती है। अभी भी मेरे पास मौका है कि मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ। और स्कारलेट शेरला को परेशान करने लग जाती है जैसे ही स्टोरी शुरू होती है। वो सोचती है मैं मरना डिज़र्व नहीं करती यार। वो पूरी तरह से परेशान हो गई है, वो खुद को बचाना चाहती है। ये सब बतंगड़ तब बनता है जब वो टिरेंट, आक्रामक इंसान, सबसे पहली बार प्यार में पड़ता है। वो सबसे बड़ा तलवारबाज उसको बोलते हैं लोग, और एक महान इंसान भी। मुझे नहीं लगता है किसी काम का है। मेरे को तो समझ में नहीं आता उसका महान नाम किसने रख दिया भैया, दयालु। तो उसकी नौकरानी आती है और बोलती है तो तुम्हें जानना है कि उसके महान क्यों कहा गया। हाँ बोलती है मैं बिज़ी हूँ यार, फिर भी मुझे इसे बताना पड़ रहा है। तो बोलती है इसलिए बोला गया क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पर बहुत लोगों से। हाँ तो सम इसी से यही तो होता है ना, कि उसके कैरेक्टर से इसका कुछ लेना देना नहीं है कि वो महान है। मतलब वो दयालु तो बिल्कुल नहीं है। वो सोचती थी तरीका कैसे मैं करूँ, क्या मैं उसे अपने पर दया लेकर आऊँ। पर ये काम नहीं करेगा। और ये फैमिली कितनी घटिया है यार, किसी टिरेंट के साथ में मेरी एंगेजमेंट करा दी। मुझे पता था वो लोग घटिया लोग हैं, पर इतने ये नहीं मालूम था बाबा। और वो बोलती है अच्छा वो मेरे पास स्कारलेट की मेमोरी है, जहाँ पर उसके डैड उसको एक खींच के तमाचा मार देते हैं, और बेचारी वो कुछ नहीं कर पाती। उसको बोलते हैं कि इसको बंद कर दो और इसको एक बूंद पानी की मत देना कल सुबह तक। बेचारी वो सैमी सी अंदर बैठी रहती है और सोचती रहती है कि यहाँ पर वो जो नई लड़की बनकर आई है, उसके डैड उस पर हमेशा ही हाथ उठा देते हैं। इसके सर्वेंट्स लोग भी उसे कभी प्रिंसेस माने ही नहीं। वो लोग ने ऐसे ही ट्रीट किया कि जैसे कि वो कोई आम इंसान हो। पर सबसे पहली बात, सबसे पहले मुझे वो यही सोच रही रहती है। तभी इसकी नज़र पड़ती है और फिर से सोचती है मुझे एंगेजमेंट
तोड़नी पड़ेगी। और कहीं और नहीं, उसकी नज़र पड़ती है उस इनविटेशन पर जो राजघराने से आया है, बर्थडे का, जो बॉल होने वाला है महाराज के घर पर। और ये सबसे पहली बार होगा जब मैं पहली बार उससे मिलूँगी। और इसका मतलब कि प्लॉट ट्विस्ट आने ही वाला है। वो ये सब प्लानिंग करती रहती है। और जैसे ही स्कारलेट अपने प्यार से मिलेगी, उसकी बर्बादी शुरू। वो सोचती रहती, अरे यार ये इसके प्यार में पड़ती भी कैसे है, इसने तो कभी इसका चेहरा भी नहीं देखा है, मैंने तो नावल में यही पढ़ा था। और मैंने सोच लिया है ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, उसके प्यार में मुझे नहीं पड़ना है। क्योंकि जैसे ही शेरला उसके लाइफ में आई, मेरी ज़िंदगी में तो तबाही हो जाएगी। मुझे जैसे भाग ही जाना चाहिए बोलकर कि मैं कभी तुमसे नहीं मिलूँगी। पर क्या पता वो मेरे पीछे आकर ही मुझे मार दे। मुझे पहले एंगेजमेंट तोड़नी पड़ेगी। तो वो सोचती क्या मैं जाकर उसको बोल दूँ कि मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। तो वो सोचती क्या पता इसमें ही मार दे कि तुमने मेरी तौहीन की है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो इससे पहले कि वो मुझे मारे, मैं तो खुद ही जाके दावत दे दूँगी इसे कि मुझे मार दो। हाँ ये हो सकता है कि क्यों ना वो ही मुझे डंप कर दे। ज़रा ठहरो, डंप ये सही तरीका हो सकता है। और ये एंगेजमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट पे हुई है। तो अगर दोनों में से कोई एक एंगेजमेंट तोड़ना चाहे या दोनों ही, तो एंगेजमेंट टूट सकती है। और इसकी के चलते कॉन्ट्रैक्ट के कि हम लोग दोनों को रोज़ ही कभी ना कभी मिलना पड़ेगा। और इससे अच्छा मौका कब मिलेगा कि मैं उसे इतना परेशान कर दूँ कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहे। वैसे मेरे पास बहुत सारे चांसेस हैं कि वो मुझसे तंग आ जाए और बीमार पड़ जाए मुझसे और हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। वो बोलती है ओके, तो मैं इतनी महान बनने की कोशिश करूँगी ना कि वो तो मुझसे परेशान हो ही जाएगा। वो ऐसे हंसती रहती है, फिर ऐसे खांसी आने लगती है। उसकी मेट सुन लेती है कि वो हंस रही है। वो सोचती है कि पागल तो नहीं हो गई, ये कुछ दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रही है, ये ठीक तो है ना। पूरे जैसे लग रहा है कि पूरे महल में उसकी हंसी गूंज रही हो। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दिन गुजरते गए, वो दिन आ ही गया जब बॉल में जाना है। यहाँ पर वो सोचती रहती है जब स्कारलेट बोलती है कि हिज मैजेस्टी यानी महाराज ने मुझे हमेशा सबसे पहले दयालुपना दिखाया है, तो मैं उनके हाथों मरूंगी तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। वो सोचती है ये दयालु, मजाक की बात है, पर मुझे अभी क्यों आधार आई है। तभी उसकी नौकरानी आवाज़ देती है और बोलती है क्या आप ठीक है। यहाँ पर वो उसके बाल बनाने आई है। वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस लूसी थी, सोचती है मन में। और हाँ मैंने तो इतने सारे नौकरों को देखा भी नहीं है, सब कहाँ गए। उसकी मेड बोलती है थोड़ा रुकिए, मैं आपकी ड्रेस लेकर आती हूँ। वो बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। वो सोचती रहती है अरे यार मैं कितना कंट्रोल कर जाऊँ अपने आप को। यहाँ पे तो तहज़ीब और तौहीन की बहुत ही ज़्यादा है वो है बोलबाला। एक बार तो उसने मुझे पकड़ लिया था, मैं खाते खाते चल रही थी। मैंने बोला कौन देखता है, पर उसने बोला कि हमारी इज्जत चले जाएगी। वो बोलती है अरे बॉल तो रात में है, मैं अभी से क्यों तैयार हो रही हूँ, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है तैयार होने की, मैं तो पहले से ही खूबसूरत हूँ। उसकी मेट बोलती है ये लो आपकी ड्रेसेस। वो सोचती है ज़रूर ये मुझे जज करती होगी कि मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। फिर वो देखती अरे ये तो, उसकी मेड बोलती है मुझे लगा आपको साज सजावट नहीं चाहिए होगी इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो वो बोलती है ठीक है मैं यही पहन लूँगी। उसकी मेड शॉक हो जाती है, वो बोलती है माय लेडी, पर वो तो खुश है और बोलती है मैं यही पहनूँगी, सब्सक्राइब फॉर मोर। उसकी मेड बोलती है
लेडी आप श्योर है क्या? ये कुछ ज़्यादा ही प्लेन नहीं हो जाएगा? तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा ज्वेलरी पहन लूँगी। तो सब लोग, जो नौकरानी है वो बोलने लगती है वो इतना सिंपल ड्रेस पहनेगी इतने बड़े बॉल में, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसकी तरह बिल्कुल नहीं है, शायद इसका दिमाग सच में पागल हो गया है। तो वो सोचती है कि मैं अभी भी तुम्हें सुन सकती हूँ। और वो बोलती है मैंने तो ये सोचा ही था कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगे। और फिर उस शीशे में खुद को देखते हुए बोलती है वाह, मुझे तो एक फैंसी ड्रेस की भी ज़रूरत नहीं है सुंदर दिखने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि मैं एक पीच ड्रेस में इतनी अच्छी लगूंगी। ये कलर तो मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं कोई भी आउटफिट में इतनी सुंदर लगूंगी। लूसी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए? और हंसने लगती है। वो लोग बाहर आते हैं तो वो बोलती है तुम, मैं आ गई हूँ ये घोषणा नहीं करोगी? तो उसकी नौकरानी बोलती है हाँ। वो घोषणा करती है। वो बोलती है मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खोल देती हूँ। तब वो बोलती है हाँ। स्कारलेट सोचती है क्या ये सच में इतना बड़ा धक्का है? क्या मैं इतनी प्लेन लग रही हूँ कि मैं राजा के रखे गए बॉल में इतनी सिंपल जा रही हूँ? चलो बहुत बुरा हुआ। अरे ये सीट तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़रूर महंगी होंगी। तभी उसके भाई और उसके मम्मी पापा भी आकर बैठ जाते हैं। वो बोलती है इतनी हवा यहाँ की भारी क्यों हुई है? वो लोग अभी निकल रहे हैं एम्परर के घर जाने के लिए। वो अपने डैड की तरफ देख कर बोलती है ये तो सच में नाराज़ लग रहे हैं, पर ये कर भी क्या सकते हैं। ये ड्यूक जो है वो मुझे कचरे की तरह ट्रीट करता है, और जो मेरी सौतेली माँ, ये तो मुझे हमेशा नीचे गिराती रहती है। मैं तो इन्हें इग्नोर ही करूँगी। तभी इसको कोई आवाज़ देता है, हे तुम बीमार तो नहीं? इसका नाम है इज़ार। इज़ार स्कारलेट का सौतेला भाई है। वो ऐसा पहला शख्स था जिससे चिंता थी स्कारलेट की जब उसे सेंट एम्परर ने डेथ सेंटेंस्ड कर दिया था ओरिजिनल प्लॉट में। वो पहला आदमी था जिसने मुझे ढूंढा था और बचाया था। तब जब स्कारलेट ने खुद को मारने की कोशिश की थी और मैं उसकी बॉडी में आई थी, जब वो उसकी बॉडी में आती है उस टाइम का वक्त, वो बोलती है ये दर्द दे रहा है। वो बोलती है क्या ये मेरा हाथ है? और अपने जो उसने नस काटी वो देखती है। तभी डॉक्टर बोलता है कि इसकी जो कंडीशन है वो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, फिर भी इसे रेस्ट करने दो। वो आँख खोलती है और बोलती है हूँ, यानी कौन? तो उसका भाई बोलता है तुम ये कैसे? पर वो अपने आप को रोकता है और बोलता है आराम कर लो। वो याद करती है वो टाइम जब वो खाली उसे घूर कर और आहें भर कर चला जाता है वहाँ से। और बोलती है शायद ये मेरे लिए परेशान था। स्कारलेट की यादों में इज़ार ने उसकी हमेशा ही चिंता की, तो मैं भी शायद से इसके साथ अच्छा बिहेव कर सकती हूँ। और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। तो वो सोचता है कि ये ऐसे मुझे क्यों देख रही है, ये डरावना लग रहा है मुझे। और हंसकर बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो? वो बोलता है कि तुम्हारी ड्रेस ऑब्वियसली। और उसे ऐसे घूर कर देखता है। वो बोलती है अच्छा, मेरा ड्रेस कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे तो लगता है मैं कोई भी ड्रेस पहनूंगी तो इतनी ही सुंदर लगूंगी। और हंसने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। वो बोलता है मैंने ज़रूर अफवाहें सुनी थी, पर ऐसा लग रहा है तुम सच में पागल हो गई है, तुम्हारा दिमाग गायब हो गया है। पता नहीं क्यों वो अपने मुंह पर हाथ रखता है और चुपचाप बैठ जाता है और बोलता है
ठीक है, भूल जाओ। वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि इसके साथ क्या हुआ, ये इतना आराम से मेरे साथ क्यों बात कर रहा है, और ये आजकल ध्यान से रहता है मेरे सामने। और इज़हार बाहर देखने लगता है। वो बोलती है मुझे याद नहीं ये ऐसे मेरे साथ बात करता हूँ। तभी उसके डैड चिल्ला पड़ते हैं, स्कारलेट आर्मान, तुम्हें लगता है कि तुम सच में ही पागल हो गई हो? कितनी शर्म की बात है। इनका नाम ड्यूक आर्मान है, और ये बोलते हैं कि तुम इस कैरियर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम वापस जा रही हो अभी के अभी। वो सोचती है हाँ, मैं इसी का तो इंतज़ार कर रही थी। वो अपने डैड को बोलती है, शर्मनाक, आप इस ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कितना सिंपल ढूंढा है इस टाइम, क्योंकि आप मुझे हमेशा से ही बोलते रहते हैं तुम कितने फैंसी कपड़ों में अब मेरा पैसा उड़ा रही हो, तो इसलिए इस बार मैंने सिंपल चूज़ किया। और आपने मुझे थप्पड़ भी तो मारा था ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने के लिए। वो बोलती है, और हाँ, आपको मुझ पर नहीं, आपके इस बेटे पर चिल्लाना चाहिए जो कल रात ड्रंक होकर आया था। नहीं, और मैंने तो सुना कि इतना ये धुत था नशे में कि ये सड़कों पर गा रहा था। सबको अब तक मालूम पड़ गया होगा ना? क्या आपको चिंता नहीं हो रही अपने फैमिली की इज्जत की? और सोचती है कैसा लगा? मैं शर्त लगा सकती हूँ ये अब तक इतना परेशान हो गया रहेगा ना मुझसे, और इसके पास तो दिमाग भी नहीं है कि ये मुझे जवाब भी दे सके। ये सोचकर वो हंसने लगती है मन ही मन। और वो देखती है इज़ार की तरफ। वो बोलती है इज़ार को लेकर, वो देखती है तो इज़ार कुछ करता ही नहीं होता है। वो बोलती है मुझे लगा कि ये मेरे से गुस्सा होगा कि मैंने इसे इस चीज़ में घसीटा, मगर ये तो चुपचाप बैठा हुआ है। उसके डैड चिल्ला पड़ते हैं, स्कारलेट तुम। तभी इसकी मॉम हीरोइन बन के एंट्री मारती है और बोलती है तुम दोनों ही बस करो, इतनी लापरवाह बच्ची। और ये है डचेस मेलिया। और ड्यूक इसके साथ एंगेजमेंट तोड़ देता है और इसे बेसहारा छोड़ देता है, पर बाद में इसे वापस लेकर आ जाता है जब मेरी मॉम मर जाती हैं तो। और प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग दोनों का एक बच्चा था जब ये लोग की एंगेजमेंट ही हुई थी, और वो था ऑफ कोर्स इज़ार। इसलिए इज़ार मुझसे बड़ा है, और मुझे पता है कि मिलिया इसकी वजह से ही स्कारलेट से नफ़रत करती थी, क्योंकि उसे याद आता था कैसे ड्यूक ने उसे छोड़ दिया। वो सोचती है मुझे पता है, मैं सच में जानती हूँ कि ये एक विक्टिम है। उसे याद आता है स्कारलेट बचपन में चिल्ला रही है मुझे माफ़ कर दो स्टेप मदर। तभी इसकी स्टेप मदर बोलती हैं कि इसे तब तक बाहर नहीं निकालना जब तक ये सबक ना सीख ले। वो रो रो के बोलती रहती है मैं ऐसा वापस नहीं करूँगी प्लीज़। और वो सोचती है स्कारलेट अभी, मगर ये, वो बोलती है उसकी मॉम अपने डैड की बात सुनो स्कारलेट। तभी वो हंसकर बोलने लगती है इज़ार, क्या तुम्हारी ये आदत है कि तुम नशे में धोते होकर गलियों में गाते फिरते हो? और सोचती है अपने बेटे को देख लो मैडम। और बोलती है कहीं तुम झगड़े विगड़े में भी तो नहीं पड़ रहे, तुम्हारी पिटाई तो नहीं हो रही? और हाँ मैडम, जब तक तुम मेरी माँ नहीं बनना चाहती तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुस्कुरा कर उसे, जब वो ऐसा बोलती है तो उसकी मॉम
सौतेली अपनी मुंडी घुमा लेती है उस तरफ। स्कारलेट सोचती है काश ये लोग मुझे पागल मान ले और मेरी मदद करें इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। मुझे लगता है मुझे अब रुक जाना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, कहीं कुछ और ना हो जाए। जाने दो, मैं थोड़ा नींद ले लेती हूँ, नहीं तो ये लोग वापस चालू कर देंगे। ये सोचकर वो सोने लगती है और 2-3 सेकंड में वो सो भी जाती है। उसके डैड और उसका भाई उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। उसका भाई उसे देखकर हंसने लगता है। स्कारलेट एक सपना देखती रहती है सोते वक्त। वो बोलती है ये क्या है, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। वो सोचती है कोई रो रहा है क्या। वो देखती है तो उसकी तरह ही सेम दिखने वाली कोई। वो बोलती है कहीं मैं तो नहीं, और तभी उसकी नींद टूट जाती है। वो राहत की सांस लेती है और बोलती है अच्छा हुआ ये एक सपना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में सो गई थी। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी लेट हुई हूँ, जो कि अच्छा है। और निकलने लगती कैरेज से बाहर और सोचती है कि मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था। तीनों में से किसी ने मुझे जगाने की कोशिश नहीं करी, पर वो अभी थोड़ी सदमे में आ गई है कि वो सपना, लेकिन अपने आप को दिलासा देती है बस एक सपना था, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो नज़र उठाकर देखती है सामने और बोलती है ऑल राइट, तो चल पड़ती हूँ आगे। और बोलती है अब वक्त आ गया है मेरे डरावने फियांसे से मिलने का। बाहर एक गार्ड खड़ा रहता है, उसकी नज़र उस पर जाती है। वो हाँफते हुए सामने खड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भूत खड़ा हो। वो अपने हाल को ठीक करती है और बोलती है मैं लेट हूँ ना, क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल दोगे। और मन में सोचती है इस तरह से सबकी नज़रें मुझ पर होंगी, और हंसने लगती है। तभी वो गार्ड बोलता है मुझे डर है कि मैं ये ना कर पाऊँ। वो बोलता है कि मैं ये घोषणा नहीं कर सकता कि आप आ गई हैं, क्योंकि मैजेस्टी महाराज वो बॉल में आ चुके हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता आपका ना। तब वो सोचती है शायद ये चाहता है कि मैं चुपचाप अंदर चली जाऊं। वो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पता है, क्या तुम मुझे अंदर जाने दे सकते हो अभी। और हंसने लगती है। सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग याद रखें मेरी एंट्री को। वो बोलता है यस माय लेडी, और अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है तो लोगों की भीड़, एक आलीशान सी इमारत में लजीज खाना, तरह तरह की डिशेस। सोचती है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। वो हक्की बक्की हुई सोचती है मुझे तो पता है कि इससे पहले जो पार्टी देता था वो उससे भी ज़्यादा महंगी होती थी। ये सब देखकर मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि वो पार्टी में क्या होता होगा। और बोलती है चलो कहाँ है मेरा डियर टिरेंट, उसे ढूंढती हूँ। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं लोग बातें करना चालू कर देते हैं। बोलते हैं देखो ये लेडी स्कारलेट है यहाँ पर। और कुछ लड़कियाँ बात करने लगती है तुमने देखा उसने कैसी ड्रेस पहनी है, वो सोच क्या रही थी। वो सोचती है कि स्कारलेट की ओह मुझे डेफिनेटली इनका अटेंशन तो मिल गया है। तभी वो उस तरफ पलट कर देखती है तो एक सामने भूरे रंग बाल वाला लड़का खड़ा होता है। वो बोलती है ये थोड़ा हैंडसम लग रहा है,
कहीं यही महाराज तो नहीं। वो उसकी तरफ देखता है। उसकी नीली आंखें रहती हैं और भूरे कलर के बाल। वो उसके भूरे बालों को देखती है और बोलती है, अरे इसके बाल तो ब्लॉन्ड कलर के हैं। और जैसा मैंने नॉवल में पढ़ा है कि एम्परर के बाल तो सिल्वर कलर के हैं और इसकी पर्पल कलर की आंखें हैं, तो इसका मतलब वो ये नहीं है। वो वापस उसको ढूंढने में लग जाती है और सोचती है वो है कहाँ। ओह माय गॉड, ये प्लेस कितनी भीड़ से, कितने लोग हैं यहाँ पर। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे देखो लेडी पीरियड। 3 लड़कियाँ बात कर रही हैं, बोल रही हैं। कितनी शर्म की बात है। मुझे लगता है ये सारी अफवाहें सच हैं कि स्कारलेट ने सच में अपना दिमाग खो दिया है। वो सोचती है स्कारलेट की ये तीनों, मुझे कुछ याद आ रहा है। तभी एक लड़की उसके सामने हंसकर उसे दिखती है। वो उसे घूरते हुए बोलती है, अरे हाँ, ट्रैफिक लाइट। वो लोग सोचते ट्रैफिक लाइट। तभी वो लोग सोचते रहते हैं। तभी एक लड़की उसमें से पूछती है, लेडी पीरियड, ये ट्रैफिक लाइट क्या है। तभी वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, पर ज़रूर ये कुछ नॉनसेंस लग रहा है। मुझे लगता है ये सारी अफवाहें सच में। तभी स्कारलेट ऐसी लुक देती है और सोचती दिमाग में, तुम्हें मरना है क्या, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। और उसके बालों की तरफ हाथ करके बोलती है, ये एक छोटा सा सबक था कि अगली बार सही से घुसपसाना। तभी दूसरी लड़कियां उसे संभालती है, लेडी पीरियड। वो आगे बढ़ जाती है स्कारलेट। तो कितनी शर्मनाक बातें। ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुझसे भिड़ रही हो आगे, जब मैं पहले से ही परेशान हूँ। और वो रुक जाती है वहीं पर आकर। वो खड़े कर वहीं पर सोचती है, इतने सारे लोग, फिर भी कोई भी अभी तक मुझसे बात करने नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। वो सभी की तरफ देखने लगती है। मुझे लगता है ये शायद मुझे उसका शुक्रिया करना चाहिए जो स्कारलेट ने अपनी रेपुटेशन बना के रखी है। स्कारलेट इस बॉल में ये तभी आई थी क्योंकि एम्परर को उसकी ज़रूरत थी। और ओरिजिनल प्लॉट में वो एम्परर के प्यार में गिर जाती है क्योंकि वो बहुत तहज़ीब वाला होता है। वो प्लॉट वाला सीन याद करती रहती है जैसा नॉवल में है कि एम्परर उसके सामने हाथ बढ़ाता है, स्कारलेट के सामने। तभी वो सोचती है, पर मुझे लगता है जो एक्चुअल रीज़न है वो ये होगा कि उसे पता होगा कि इसे मेरी ज़रूरत है और वो एक आखिरी इंसान था जिसे उसकी ज़रूरत थी। वो सोचती है कि कितनी पागल थी, कितना बेकार रीज़न था इसका किसी के प्यार में पड़ने का। और तभी इसके और एक अफवाह सुनाई देती है कि वो देखो लेडी स्कारलेट जो अपने सही दिमाग में नहीं है। वो सोचती है, अच्छा ठीक है, तो सच में कुछ मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं, तो देखती हूँ कौन है वो। और पीछे पलट के देखती है कौन, तो वो सामने देखती है तो खड़ा है महाराज। और वो बोलती है, मुझे हिम्मत जुटानी होगी, और अपने गाउन को पकड़कर खड़े हो जाती है और महाराज को ग्रीटिंग्स देती है। वो बोलती है, मेरा नाम स्कारलेट आरमान है, आरमान हाउस से। तभी एक आदमी उसके कानों में, महाराज के कानों में कुछ बोलता होता है। यहाँ पर वो लड़की स्कारलेट सोच रही है कि तुम उसकी तहज़ीब की वजह से नहीं, मुझे लगता है उसके चेहरे की वजह से उसके प्यार में पड़ गई। ओह माय गॉड, इतना कोल्ड लुक, उसके ऊपर ये प्यारा सा चेहरा। तभी कुछ लोग बोलने लगते उसके सामने,
कि महाराज इसके बारे में काफ़ी बातें चल रही हैं। यहाँ पर वो लड़की खड़े खड़े सोच रही है, उसके बाजू में खड़े ये लड़के कितने घटिया लग रहे हैं। पर मुझे इसके लुक्स में जाना नहीं है, ये एक मर्डरर है, ये कभी भी मेरा सर कलम कर सकता है। तभी महाराज उससे पूछते, कोई बात है लेडी स्कारलेट? वो बोलती है, मुझे अपने होश में आना पड़ेगा। और अपनी हिम्मत जुटाती है और सर अपने ऊँचा करके देखती है। तब बोलती है कि क्या अभी अभी इसने अपनी मुंडी टेढ़ी की मुझे देखकर? ये टिरेंट इतना प्यारा कैसे हो सकता है? मैं तो इसे अभी अभी भी देख सकती हूँ कि ये कैसे चार्ल्स का पेट बन गया था। वो अपने गालों पर हाथ मारती है और बोलती है, मुझे नहीं, मुझे फोकस करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर किसी मकसद से आई हूँ। वो बोलती है, नहीं मैजेस्टी, मुझे माफ़ करना, आप इतने अच्छे लग रहे कि मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। पर मेरे पास एक सवाल है, तो मैं क्या तुमसे पूछ सकती हूँ? मैंने सुना है कि आपको सरप्राइजेस बहुत पसंद है। यहाँ पर फिर वो महाराज बोलता है, ये सच भी हो, फिर भी अगर तुम मेरा इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रही हो तो वो आइडिया गिव अप कर दो। यहाँ पर वो खड़ी खड़ी सोचती है, अच्छा तो ये इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे मुझे यही चाहिए था। वो बोलती है, ये मेरा पहली बार है आपसे मिलना आपके फियांसे के तौर पर, तो मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहती हूँ और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है योर मैजेस्टी, क्या आप देखना नहीं चाहोगे? तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। वो थोड़ी चौंक जाती है। एम्परर बोलता है कि मगर तैयार रहना, अगर तुम मुझे सरप्राइज़ करने में फ़ेल हो गई तो। वो बोलती है, हाँ चलो मैं शुरू करती हूँ। ये तुम जो आराम का चेहरा जो बनाकर बैठे, वो तुम ज़्यादा देर तक रख नहीं पाओगे, वो अपने मन में सोचती है। वो वाइन की ग्लास लेती है और बोलती है कि मैं मैजिक दिखाने वाली हूँ, मैं इस डल से ड्रेस को एक स्टनिंग से कपड़े में बदल दूँगी आपके बर्थडे के उपलक्ष्य में महाराज। वो उस वाइन के ग्लास को अपने कपड़ों पर पूरा तरह से डाल देती है, उसके कपड़े सारे रेड हो गए रहते हैं। उसे एम्पायर बैठा बैठा देख रहा होता है। वो बोलती है, कितना सुगंधित है ना ये, अपने गालों पर हाथ रख के। और बोलती है, इस कलर को देखिए महाराज, कितना सुंदर है ना, कितना ब्रिलियंटली रेड है ये कलर। और अपने कपड़े को घूम कर दिखाने लगती है और सोचती है मन में, कैसा लगा? इससे भी घटिया कोई चीज़ हो सकती थी जो मैंने अभी अभी की है। लोग तरह तरह की बातें वापस करने लगते हैं, ये पागल है क्या, इसने अभी अभी अपने ऊपर वाइन गिरा दी, इसकी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर वो लड़की खड़े खड़े सोच रही है, तुम एक पागल औरत से तो शादी नहीं करना चाहोगे, चाहोगे क्या? और पूछती है महाराज से, तो मैंने आपको सरप्राइज़ तो कर दिया ना महाराज? यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा उसे क्या बोलना है। वो बोलते हैं, हाँ मुझे लगता है ये लड़की सबकी बोलती बंद कराने के लिए आई है। और सोचती है वो कि मन में कि इसके एक्सप्रेशन से लगता है कि ये ज़रूर मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा। और मुझे याद है जब चेल्ला ने इसे हैप्पी बर्थडे विश किया था, तब इसने क्या बोला था, उस सीन को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसे कभी मुझे विश नहीं किया असल बर्थडे के दिन किसी ने, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम भी मुझे विश ना करो। वो यहाँ पर अपनी असली फीलिंग्स को छुपा रहा था अपनी हंसी वाले चेहरे के सामने। वो उसे मना कर देता चाल को तब कि मुझे बर्थडे विश ना करो। वो सोचती तो अच्छा इसने ये कहा था, अगर इसने अपने प्यार को रोक दिया था इसे बर्थडे विश करने पे, तो ये सोचकर वो कुछ प्लान बनाने लगती हैं।
इसका मतलब इससे सच में इससे नफ़रत होगी। तो वो वही करती है, बोलती है योर मैजेस्टी मुस्कुराकर, हैप्पी बर्थडे, मैं आपको विश करना चाहूँगी। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब खड़े हुए चार लोग बोलते हैं ओह, ये तो सच में गुस्से में लग रहा है। तरह तरह के रिएक्शंस देने लगते हैं वो लोग। यहाँ पर स्कारलेट सोच रही है कि ज़रूर ही मैंने एक बहुत ही बेकार सा इम्प्रेशन बना दिया होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन। तभी वो बुलाता है ड्यूक आरमान को, एम्परर। तो वो भागता हुआ आता है, बोलता है हाँ महाराज। वो बोलता है तुम्हारी लगता है बेटी अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तुम्हें इसका घर पर लेकर जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लोग अभी भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसके डैड सुनते हैं और थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं और बोलते हैं ऑफ कोर्स मैजेस्टी। पर स्कारलेट तो अपनी धुन में, वो उस तरफ पलट कर देखती है महाराज को और बोलती है मानना पड़ेगा, जब ये मुझे घूर भी रहा है तो ये कितना हैंडसम लग रहा है। यहाँ पर महाराज कुछ बोल ही नहीं पाते उसकी इस हरकत को लेकर। वो बस उसे घूरते रह जाते हैं और वो सोचती मन में हाँ हाँ मैं समझ गई क्यूटी, तुमने कभी ऐसा मुझसे ऐसा देखा ही नहीं होगा ना जंगली। और वो सोचती है अगर मैं लकी साबित हुई तो ये एंगेजमेंट आज की आज तोड़ देगा। और वो उसे आँख मारती है। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि वो महाराज के सर से छूकर बाहर निकल गया हो। वो बोलता है ये हिम्मत, और उसे घूरने लग जाता है। और अभी भी महाराज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पर स्कारलेट सोच रही है चिंता मत करो, मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं वापस लौटूंगी योर मैजेस्टी। उसके डैड उसे यहाँ पर वापस कैरेज में ला देते हैं और बोलते तुम सच में पागल हो गई हो क्या, तुमने खो दिया है सब कुछ, कितनी शर्म की बात है। बस रुको तब तक जब हम लोग पहुँच नहीं जाते। यहाँ पर स्कारलेट अपनी धुन में बोल रही है अरे यार कितना चिल्लाता है ये, मुझे लगता है आज तो मेरा सक्सेस हुआ रहेगा, आज तो मैं सफल हो गई। और मुस्कुराने लगती है। तभी उसका भाई आता है और बोलता है हे, कहीं तुमने शराब तो नहीं पीनी, तुम पर से बदबू आ रही है, पता है, वो भी वाइन की। यहाँ पर वो सोच रही है आ गया दिमाग ख़राब करने। और बोलती है क्या, मुझे तो लगता है कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर लग रहा है ना मेरे पे रेड कलर, मुझे पता ही था मेरे पर रेड कलर तो पसंद आएगा ही। और इसे दिखाने लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम फिर से हीरोइन की तरह एंट्री लेती है और बोलती है स्कारलेट आमन, मुझे लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा किसी डॉक्टर को जब हम लोग पहुँचेंगे। वो बोलती क्या डॉक्टर, पर क्यों। वो बोलती है तुम्हारे एक्शन से ऐसा लग रहा है तुम्हें ज़रूर एक दिमाग साफ करने वाले की ज़रूरत पड़ेगी। वो बोलती है ओ माय, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। और मन में सोचती हाँ, इससे तो एंगेजमेंट ब्रोक हो ही जाएगी, टूट ही जाने वाली है और मैं इस फैमिली से भी निकल जाऊंगी। मतलब एक तीर से दो निशाने। और बोलती है कि मैंने सुना था कि एम्परर को ब्लड रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी उनके ओकेजन पे। और बोलती है चलो एक्शन कर देती हूँ कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, वो वाला लुक दे। यहाँ वो बोलती है महाराज आप सन की तरह है, आप चांद की तरह हैं, और आप पानी हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, बर्ड्स हैं, इस एम्पायर में जितने भी हैं मैं आपको वापस देखना चाहती हूँ। हमारा वक्त इतना अच्छा नहीं बीता बॉल में, तो मैं आपको वापस देखना चाहूँगी। वो यहाँ पर लेटर लिख रही है महाराज को। वो बोल सोचती है कि ये सब पढ़ के तो वो ज़रूर ही एंगेजमेंट तोड़ ही देगा। वो थोड़ी परेशान है।
बताती हूँ देख के। वो सोचती है कि हम लोग को अपनी नई मीटिंग तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम मिलेंगे नहीं तो वो मुझसे परेशान होकर रिश्ता कैसे तोड़ेगा। और एक बार एंगेजमेंट हो गई तो फियांसे को और महाराज को मिलते रहना चाहिए हर महीने, अलग अलग तरह से। और ये मीटिंग, ये सब लिख कर रखा जाता है रिकॉर्ड में। और सोचती है मन में कि वैसे भी ऐसा निजी कोई बचा नहीं है हमारे रिश्ते में, ये बहुत ही शर्मनाक होता जा रहा है। वो सोचती है कि मैं ज़्यादा उसे परेशान नहीं करना चाहती, इतना भी इरिटेट नहीं करना चाहती, तो मैं उसे डेट और टाइम तय करने का मौका दे देती और जगह भी। वो बहुत शातिर है। अभी भी उसे शक है मुझ पे कि मैं कहीं उसे पागल तो नहीं बना रही। मुझे पूरी तरह से उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ। वो बोलती है कि पता नहीं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा मेरी इस लेटर का। वो सोचती है कि मैंने बहुत ज़्यादा जंगली की तरह बिहेव नहीं किया है कल। अगर वो रिस्पॉन्स में थोड़ा अच्छी बातें करता है तभी उसकी मेड को वो बुलाती है और बोलती है मेरी अकाउंट बुक को लेकर आ जाओ। वो सोचती है स्कारलेट के पास कुछ प्रॉपर्टी तो थी जो उसकी मॉम ने उसे दी रखी थी। उतना ज़्यादा नहीं था, मगर स्कारलेट ने पहले ही इसका इस्तेमाल शर्ला को परेशान करने में किया था। और जब उसने ये सारे पैसे यूज़ कर लिए तो उसने दूसरे फैमिली के बड़े लोगों से पैसे मांगने लग गई। वो सोचती कितनी एड़ी थी कि उसने सारे पैसे इस पर खर्च कर दिए। तभी इसकी मेड उसके लिए चाय लाती है, इसकी पसंदीदा। तब वो बोलती थैंक्स लूसी, ये तो मेरी फेवरेट है। उसकी मेड उसको देखकर फिर से अजीब सा मुंह बनाती है और बोलती है ज़रूर माय लेडी। और यहाँ वो मज़े ले रही है, बोलती है ये सब मैं देख सकती हूँ। वो हमेशा ही ऐसा करती है, जब भी मैं उसे थैंक्स बोलती हूँ तो इतना मज़ेदार है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। फिर वो बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो मैं मानती भी हूँ, थैंक यू। तो लूसी बोलती है हाँ मैं यहीं पर हूँ, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो। फिर वो चले जाती है। वो सोच रही है अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये उतने पैसे नहीं है मैं यहाँ से भाग सकूँ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकूँ। वो पैसे को लेकर देखने लगती है। वो बोलती है शायद मुझे लगता है स्कारलेट भी बचाने की कोशिश करी होगी पैसे, मगर मुझे इससे पैसे ज़्यादा बनाने हैं और मुझे थैंकफुली एक तरीका मालूम है, सेफ ज़ोन। तो यहाँ पर सेफ ज़ोन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे इतने सारे, इसके क्रैडल भी बोलते हैं। यहाँ पर एक लैंड है जहाँ पर मैजिक काम नहीं करता। और इस बंजर ज़मीन पर, जो पहले कभी बंजर थी, लोग इसे देखते ही नहीं थे, जबकि ये सेंट कैपिटल यानी कि राज्य के बीचों बीच था। और यहाँ पर सोने की खदानी जैसे की हूँ। जब शेरला ने यहाँ पर परियों को ढूंढा था जो छुप कर बैठी थी यहाँ पर, और वो सोचती है हाँ परियाँ, और हंसने लगती है अजीब तरह से। और वो बोलती है कि अगर मैं उन्हें रज़ामंद कर लूँ तो उस खजाने तक मेरी पहुँच भी हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही वैल्यूएबल है जेम पूरी दुनिया में। फेरी स्टोन यानी परियों की पत्थर की बात कर रही है वो यहाँ पर। और लालच के मारे उसके मुंह से पानी आ जाता है। वो कहीं निकल पड़ती है तो उसकी मेड बोलती है तुम कहाँ जा रही हो लेडी। वो बोलती है बैंक जा रही हूँ, मुझे पैसे निकालने हैं, और जब मैं एक बार अमीर हो जाऊँगी तब मैं इस घटिया घर को छोड़ दूँगी
और अजीब तरह से वापस से हंसने लगती है। यहाँ पर ड्यूक को बताया जा रहा है, सॉरी महाराज को, जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, कुछ सोचते सोचते वो अपने कपड़े ज़मीन पर ही डालकर बेड पर लेट जाता है। और राहत की सांस लेता है। अब वो क्या सोच रहा है ये बताते हैं। वो सोच रहा है कि उसे स्कारलेट ने हैप्पी बर्थडे विश किया और वो उस सीन को याद कर रहा है जहाँ पर वो बोलती है हैप्पी बर्थडे योर मैजेस्टी। वो बोलता है कितनी घटिया बातें ना लिखी हुई है। क्या उसको मुझसे डर नहीं लगा? तभी वो अपने बचपन के दिनों को जैसे कि याद कर रहा है। यहाँ पर कोई बोल रहा है चार्ली ऑन, तुम अनलक्की बच्चे हो। अगर तुम पैदा नहीं हुए रहते तो काश। यहाँ पर तबाही का सीन दिखाया जा रहा है। सब लोग बात कर रहे कि बहुत ध्यान से रहना महाराज के सामने, नहीं तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। वो सोच रहे जैसे कि जिस रूल को मैं हमेशा से जानता था जब से मैं पैदा हुआ हूँ, वो अचानक से टूट गया, जो कि स्कारलेट ने तोड़ दिया। वो बोलता है कितना इरिटेटिंग है ये, परेशान कर रहा है मुझे ये। और स्कारलेट का आँख मारना वो भी वो याद करने लगता है। वो बोलता है अच्छा, पूरी तरह से नहीं, पर स्कारलेट आरमान बिना अपने नाम के कुछ भी नहीं है। और आरमान फैमिली अपनी बड़ाई मारते रहते हैं जबकि वो नीचे जा रही है। इसके लिए मैं सोचा कि मैं ये एंगेजमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर महाराज ने स्कारलेट पे कुछ तलाशी करवाई थी, उसका बात किया जा रहा है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि वो बहुत चालाक है और विलन टाइप की है। और वो सोचता है कि क्या महाराज की वो महारानी बनने के लायक है। वो बोलता है विलनस टाइप, ये सही तो नहीं लगता। उसे वो याद आता है जब वो बोलती है मेरे लिए आपके पास सरप्राइज़ है। वो बोल सोचता है कि लेकिन उन लोग तो खाली जो बाहर हो रहा है चीज़ें वही देख सकते हैं। और सोचता है मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ, वो अजीब है, मगर इतनी उसने अभी तक हरकत नहीं की है कि मैं उसे मार दूँ। ऐसा लग रहा है वो जैसे कि उसे पहले से मारने की कोई तैयारी कर रहा हो। फिर वो सोचता है हाँ ठीक है, देखते हैं, पता लगाते वो है कौन। स्कारलेट आरमान के नाम से नहीं, पर असल में एक इंसान के तौर पर। यहाँ पर लेडी स्कारलेट को ही बुलाता है। वो बोलती है हाँ, वो कुकीज़ खा रही हैं। तभी देखते हैं तो लेटर आया है पैलेस से। वो बहुत खुशी से उठा लेती है वो और बोलती अच्छा, और बोलती प्लीज़ तुम बोल दो कि तुम एंगेजमेंट तोड़ रहे हो। पर वो यहाँ लेटर पढ़ती है और बोलती है अच्छा तो ये ऐसे होने वाला है हाँ, और अजीब तरह से स्माइल करती है, सस्पिशियस टाइप। तो बोलती है लगता है मुझे अपने गेम को थोड़ा और तगड़ा करना पड़ेगा, और पेपर को मोड़कर सोचने लगती है। वो बोलती अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे होता है।